नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। कहते हैं इश्क अंधा होता है और अपनी खुशियों को पाने के लिए वो हर बंदिश, हर मुसीबत को पार करने का दम रखता है। लेकिन लुधियाना की एक लड़की की इश्क की कहानी का जब पर्दा फाश हुआ तो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही बेनकाब हुआ इश्क के नाम पर फरेब करने वालों का वो चेहरा जिसने हैवानियत की हदों को पार कर वारदात को अंजाम दिया था। क्या था 1 साल पहले मेरठ पुलिस को मिली सरकटी लाश का सच? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुलिस के पहलू में बैठे ये दो शख्स एक मासूम बच्ची के माता पिता हैं, जो आज तक अपनी बच्ची के सलामत होने की गफलत में थे, जिसने करीब 1 साल पहले उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली थी। अमन नाम का वो शख्स जो इनकी बेटी की जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल हुआ था कि अमन के बिना बेटी को जिंदगी नाकाफी मालूम पड़ती थी। फिर एक दिन बेटी घर से लाखों रुपए का सोना और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ शादी करने निकल पड़ी। 14 जून 2019 मेरठ का लोहिया गांव, खेत में लड़की की लाश मिली। लाश का सिर और एक हाथ गायब था। काफी कोशिश के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। 14 जून 2019 को मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के एक खेत में एक युवती का धड़ मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसकी सूचना जब मेरठ पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंच के धड़ को मिट्टी से बाहर निकाला गया तो उस धड़ में एक भी कपड़ा नहीं था। इधर मेरठ की पुलिस के लिए लड़की की लाश की गुत्थी को सुलझाना चुनौती साबित हो रहा था, तो उधर उस लड़की के माता पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेटी की व्हाट्सएप पर बदलती प्रोफाइल पिक्चर को देखकर ही संतुष्टि कर लेते थे। जो बच्ची का मोबाइल फ़ोन था उसमें उसका व्हाट्सएप चल रहा था और लगातार वो व्हाट्सएप पे पुरानी फ़ोटो डीपी बदलता रहता था, जिससे उस बच्ची के परिजनों को ये लगता था कि लड़की हमारी उसके साथ है और ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि 1 साल पूर्व ही बच्ची की जो है वो हत्या की जा चुकी। शाकिब ने अमन बनकर छात्रा को जाल में फंसाया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स अमन है, जिसका असली नाम शाकिब है। पुलिस के मुताबिक ये तांत्रिक का काम भी करता है और इसका इलाके में अच्छा खासा जाल फैला हुआ है। 2 साल पहले शाकिब लुधियाना में काम करता था। इसी दौरान उसकी और छात्रा की मुलाकात हुई। बीकॉम की छात्रा को शाकिब ने अपना नाम अमन बताया था और उसे अपने मोहजाल में ऐसा फंसाया कि मोहब्बत के झूठे जाल में मासूम छात्रा इस तरह फंसी कि उसने अपने घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर एक दिन अमन उर्फ शाकिब के साथ फरार हो गई। मैं अमन बताया इसने मेरे को। मैं हिंदू हूँ। मैं अमन मेरा नाम है। अमन मेरा नाम है। मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन उसकी मेरी शर्तें हैं कि मेरे को ये अगर चाहिए। आप पैसा दोगे, ज्वेलरी वगैरह लेके आओगे तब मैं शादी करूँगा, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। अच्छा, बेटी ने जिक्र नहीं किया, वो झांसे में आई? जी, एक्चुअली उसने इसको बताया ही कर दिया था, मतलब वो हमारा कहना नहीं मानती थी। वो इसी के वश में थी। कोई भी काम करती थी इसको बिना पूछे नहीं करती थी, वो अपनी मर्जी से। जो घर पे बात होती थी इसको जरूर बताती थी। लेकिन मेरठ में जिस तरीके से ये केस खुला, आपको साल भर में नहीं पता लग पाया कि बच्ची जिंदा नहीं है? पता। ये फोटो आईडी चलाता था उसकी। सरकार पुलिस डिपार्टमेंट प्रकाशन साहब का बड़ा मेहरबान उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस केस को सॉल्व किया और हमने यहाँ तक। पहचान मिटाने के लिए काटे सिर और हाथ। पुलिस को छात्रा की हत्या का खुलासा करने में पूरा 1 साल लग गया, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वारदात के पीछे का चेहरा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जिस वक्त पुलिस को मासूम छात्रा की लाश मिली थी, उसका सिर और एक हाथ गायब था, क्योंकि लड़की ने अपने एक हाथ पर अमन और दूसरे हाथ पर अपना नाम लिख रखा था। पहचान मिटाने के लिए शाकिब ने उसका न केवल सिर धड़ से अलग किया था, बल्कि जिस हाथ में उसका नाम लिखा था उसे भी काट डाला था। धीरे धीरे इसने इस कदर उसको अपने प्यार में फंसाया कि वो लड़की अपने घर से जेवर और पैसे लेकर पूरे परिवार को छोड़कर इसके साथ चली आई थी। लेकिन जब वो मेरठ के दौराला गांव में पहुंची तो उसे पता चला कि जो उसका आशिक है वो अमन नहीं बल्कि
साकिब है। और यही वजह थी कि इन दोनों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। और यही वजह थी कि साकिब ने इससे इसकी ज्वेलरी और कैश इससे छीन लिया। लेकिन जब मृतका ने विरोध किया तो साकिब ने अपने परिवार के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। हालांकि युवती के हाथ में उसका नाम गुदा हुआ था और कई ऐसे निशान थे उसके चेहरे पर जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। यही वजह था कि साकिब ने अपने परिवार के साथ मिलकर युवती का गला और उसके हाथ को काटकर दूसरी जगह फेंक दिया ताकि मृतका की पहचान ना हो सके और कभी भी पुलिस उस तक न पहुंच सके। राज खुलने के डर से कर दिया था कत्ल। छात्रा जब अपने घर से जेवर और रुपए लेकर अपने प्रेमी अमन और शाकिब के पास पहुंची तो काफी दिनों तक उसे जाल में फंसने का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि अमन हिंदू नहीं मुस्लिम है तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और छात्रा अपने घर जाने की जिद करने लगी, जिसके बाद अपना राज खुलने के डर से शाकिब और अमन ने अपने घर वालों के साथ मिलकर लड़की का कत्ल कर दिया। पिछले वर्ष जून में एक मामला संज्ञान में आया था। एक खेत में एक बच्ची की बॉडी मिली थी और उसके सर नहीं थे और हाथ गायब थे और उसके कपड़े नहीं थे। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस इस पर काम कर रही और बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। जिस आधुनिकता का इस्तेमाल कर अमन और शाकिब ने छात्रा को अपने जाल में फंसाया था और कत्ल के बाद बराबर उसके परिवार को गुमराह करता रहा, उसी आधुनिक तंत्र का इस्तेमाल कर पुलिस ने आरोपी शाकिब के राज का पर्दाफाश कर दिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी में IPDR और BTS का यूज़ करा पुलिस ने। उसके आधार पर गांव के जो बाहर रहने वाले लड़के थे वो ट्रेस किए गए। ट्रेस करने पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये बच्ची लुधियाना की है और इसकी 19 साल उम्र थी। शाकिब यहाँ का रहने वाला है जो उस बच्ची को वहाँ से बहला फुसला के ले आया था और 15 तोले सोने, पैसे और बाकी मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसके पास थे। अपने घर उस बच्ची को ले आया, यहाँ रखा। उसके बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी इन्होंने गला काट के हत्या कर दी। मेरठ पुलिस को कत्ल की इस वारदात के खुलासे में 1 साल का वक्त लग गया, जिससे समझा जा सकता है कि कातिल ने वारदात का प्लान बेहद ही शातिर तरीके से बनाया था। हर किसी के बचपन में अपने दोस्तों से लड़ाई होती है और हर लड़ाई का अंत बड़ों की डांट के साथ होता है। लेकिन हर लड़ाई यहीं पर खत्म हो ये भी जरूरी नहीं। कभी कभी ये लड़ाई दरिंदगी की हदों को पार भी कर जाती है और बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आती है। मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें एक मासूम ने अपनी मां को खो दिया। देखिए हाई अलर्ट की ये स्पेशल स्टोरी। रो रो कर मां को पुकार रहे इस मासूम को शायद नहीं पता कि अब उसकी मां कभी वापस नहीं लौटेगी और शायद जब कभी मां की मौत की वजह पता चलेगी तो इसे और भी ज्यादा दुख होगा, क्योंकि इसे अभी ये नहीं पता कि मां की मौत कैसे और क्यों हुई है। तस्वीरों में दिख रहा ये नाला इस महिला की कब्रगाह बन गया। इलाके के कुछ दबंग इतने दरिंदे निकले कि उन्हें पिटाई में दुश्मनी में ये भी नहीं दिखा कि जिसे वो पीट रहे हैं वो एक बच्चे की माँ है, जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से महिला को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी जब दिल नहीं पसीजा तो महिला को नाले में फेंक दिया। दरिंदगी की इंतहा को दिखाती ये तस्वीरें 2 मासूम बच्चों के झगड़े की हैं, जो कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात में तब्दील हो गई कि इलाके के लोग भी हैरान रह गए। कोई नहीं समझता था कि 2 मासूम बच्चों का झगड़ा कत्ल की इतनी बड़ी वारदात बन जाएगा। मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले शेखावत के बच्चों का इलाके के रहने वाले दूसरे बच्चों के खेल के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दूसरे बच्चे के परिजन मौके पर पहुंच गए और शेखावत के बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चे की आवाज सुनकर शेखावत की पत्नी नूरजहां मौके पर पहुंची और बच्चे की पिटाई का विरोध करने लगी। इस बात पर दूसरे पक्ष के लोग नूरजहां से भिड़ गए और विरोध के बदले नूरजहां की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि विरोधी पक्ष के करीब 6 लोग नूरजहां को पीट रहे थे। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। पीटते पीटते आरोपियों ने नूरजहां को नाले में फेंक दिया। इस बात की जानकारी जब शेखावत को लगी तो वो भागते हुए मौके पर पहुंचा
लेकिन आरोप है कि जब तक नूरजहां की मौत हो गई विवाद ये हो तो बच्चे अपने खेला कूदी में अपने आपस में लड़ पड़े। जब हमारी बीवी बाहर गई वो उन्होंने बदतमीजी करी हमारी बीवी से। वो थे 6-7 जनी, उन्होंने उसको अकेला देख के नाली में और अद्दे चौके से और पेटों लातों में घुसे मारी। वो 6 लोग थे, वो 3 लेडीज़ थी, 3 वो आदमी थे। हैरत उनकी आवाज़ आई, मैंने जब जाके देखा अपने बच्चों को तो समझ लो मेरी बीवी के अंदर कुछ नहीं बचा था। उन लोगों ने इतना मारा था। लाठी डंडों से मारा गया? जी, लाठी डंडों ने पेट में लाते घुसे मारी हैं उसके बहुत बुरी तरीके से। एक वो लंगड़ा है, वो उसके प्लास्टिक की टांग है उसकी, उनने उसी से मारा है मेरी बीवी को। वो खेल रहे थे वो बच्चे, मतलब चप्पल के पीछे झगड़ा हो गया और उसको उनके जिन्होंने मारा उनको बर्दाश्त नहीं होती है, वो लड़ते रहते हैं हर किसी से। वो बच्चों के विवाद में बड़े इस कदर हैवान बन गए कि उन्होंने बच्चे की पिटाई का विरोध करने पहुंची नूरजहां को न केवल लात घूंसों से बल्कि लाठी डंडों से भी पीटा। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और इलाके के बढ़ते हालात को संभाला। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। जयंतीपुर चौकी में 2 पक्षों के बीच में पड़ोसी हैं, उनमें बच्चों के आपस में झगड़े के विवाद को लेके आपस में लड़ाई हुई। तो जो मृतक है नूरजहां, उनको उनके पड़ोसियों ने लात और घूंसों से मारा, जिससे उनकी डेथ हो गई है। पंचायतनामा भर के इनको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया कि 2 जो छोटे बच्चे वो खेल रहे थे आपस में, उनके बीच में विवाद हुआ। उसी झगड़े को लेकर के बड़ों के बीच में विवाद हुआ, जिससे ये घटना हुई। कत्ल का ये तरीका और वारदात की वजह बता रही है कि अब लोगों की सोच भी तेजी से बदल रही है। लोग अब पहले की तरह मामले को शांत करने की जगह हर चीज पर बदला लेने की भावना रख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मामूली विवाद का अंत कत्ल की बड़ी वारदात के रूप में सबके सामने। मुरादाबाद से एबीपी गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। प्रवासियों को उनके घर, उनके प्रदेश भेजने के लिए यूपी सरकार ने बसों की व्यवस्था की थी, जिससे कि प्रवासियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी सड़कों पर बेहिसाब लोगों को हर किसी ने पैदल चलते और मुश्किलों का सामना करते देखा है। ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी वजह रायबरेली में एक खेल के खुलासे से सामने आई है, जिसमें अधिकारियों के ऑफिस में ई पास के नाम पर रिश्वतखोरी और मनमानी का खुलासा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। मजदूरों की ये बदहाल तस्वीरें तो शायद ही किसी के ज़हन से अभी उतरी हो। उनकी बदहाली को ही खत्म करने और इन्हें सही सलामत घर पहुंचाने के लिए उस वक्त सरकार ने ई पास की व्यवस्था की थी, लेकिन उसका फायदा कितना हुआ ये हम सभी ने देखा है। दीवारों पर चिपके ये पंपलेट उन सरकारी आदेशों की तस्दीक कर रहे हैं जो प्रवासियों की सुविधाओं के लिए दिए गए थे, लेकिन उन तक कितने पहुंचे ये सवाल बना रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों और प्रदेशों को वापस लौटने के लिए न बेचैन और परेशान ही दिखे थे। इसकी वजह रायबरेली जिले से सामने आई है, जहां ई पास के नाम पर अधिकारियों ने जरूरतमंदों को सुविधा कम दी और अपने लोगों तक सुविधा शुल्क लेकर फायदा ज्यादा पहुंचाया है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जिले के एडीएम द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे से लग रहे हैं। रायबरेली में ई पास बनाने का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद एडीएम-एफआर ने तत्काल प्रभाव से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा दिया है। आपको हम बता दें कि यह है एडीएम प्रशासन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व का कार्यालय, जहां से ई पास निर्गत होता था। बाकायदा यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए रिबन तक लगा हुआ है कि सीधे कोई अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये कार्यालय सामने, मैं कैमरामैन को सामने सीधे वहां पे कैमरा लगाएं। ये इसी कार्यालय से अंदर जाते थे, यहाँ पर बाबू बैठते थे, यहीं से पास निर्गत होता था और इस कार्यालय में एडीएम प्रशासन वित्त एवं राजस्व यहाँ पर बैठते थे। यहीं से प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी जो है यहाँ के एडीएम एफआर, यहाँ से पास निर्गत होता था। लेकिन एक बड़ा स्कैंडल यहाँ पर काम कर रहा था, जिसके बाद जो पास निरस्त भी होते थे उन पास को यहाँ पर पुनः बना दिया जाता था,
चाहे मैनुअली हो या चाहे फिर ऑनलाइन की बात। जहां एक तरफ आम जनता कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ने पर मजबूर थी, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उनको दी जाने वाली सुविधा के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर बंदरबांट कर रहे थे। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एडीएम और जिले के नोडल अधिकारी द्वारा निरस्त किए गए पास उन्हीं की टेबल से महज आधे घंटे के अंदर दोबारा वैलिड करार दे दिए गए। बहुत सारे लोगों का जिनका पास बनना चाहिए था उनका पास नहीं बना, और जैसे कि कई पेपरों में आया भी था कि 18 वार्डों का पास बना दिया गया था, जिसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो और काफ़ी सब्जी वाले को जो है पास बनाया गया। लेकिन मामला जब बढ़ा आगे तो ई पास को लेकर के जो है बात आई, ई पास बनने लगे। ई पास में भी वही स्थिति हुई। बताया जा रहा है कि जिनके पासों को नोडल अधिकारी ने निरस्त किया था, वो ऐसे लोग थे जो केवल घूमने के इरादे से जिले से बाहर जाना चाहते थे। लेकिन दोबारा इन पासों को किसने और कैसे वैलिड बनाकर पास कराया, ये सवालों के घेरे में। मामला प्रकाश में आने के बाद एडीएम वित्त और राजस्व ने कोतवाली में केस दर्ज कराया है। ई पास वाले में सब यहाँ कुछ दलाल घूमने लगे थे, जो दुकान से लेकर के वो संपर्क बनाए हुए थे, कुछ स्कैन वगैरह भी करके जारी कराने लगे थे। सब वहाँ से दुकानों से यहाँ से निरस्त हुआ, वो भी जारी करा दिए थे सब कुछ, और इधर से उधर सब घूम रहे थे, संपर्क किए हुए थे, इसीलिए FIR करा दिया गया है और छानबीन की जा रही है कि कौन इस काम में संलग्न है। इसमें 2-3 दुकान वालों के नाम आ रहे हैं सामने, और 2-4 और जो बाहरी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनके नाम आ रहे हैं। जैसे ही ई पास का फर्जीवाड़ा सामने आया, एडीएम वित्त के ऑफिस में तैनात एक बाबू और चपरासी सहित कई लोगों को तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही इन कर्मचारियों की जगह पर तत्काल प्रभाव से नई तैनाती भी दे दी गई। लेकिन बावजूद इसके अभी तक संदिग्ध कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश नहीं दिए गए। छुट्टी पर नहीं भेजा गया, जो यहाँ पुराने ज्यादा दिन से पड़े हुए थे सबको छुट्टी पर भेज दिया गया। क्या एहतियात बरता गया है? क्वारंटाइन नहीं, क्वारंटाइन का कुछ नहीं है, उसमें हटा दिया गया है कि पास जब तक मतलब पुराने लोग रहेंगे, शिकायत के लिए इन लोगों का परिचय भी हो सकता है कि ज्यादा हो, तो चाहे दबाव में बना रहे हों, चाहे मिलजुल करके बना रहे हों, तो इन्हें सबको बाहर कर दिया गया। सब नए लड़कों को बैठा दिया गया है। कंप्यूटर वाले में पासवर्ड वगैरह भी बदल दिया गया है, वो केवल गोपनीय हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं। लॉकडाउन शुरू होते ही आपातकाल में बाहर फंसे लोगों के साथ खाद्य और मेडिकल आपूर्ति के लिए मैनुअल पास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जरूरतमंदों को पास न देकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था, जिसमें इलाके के कई मेडिकल सेवा में लगे व्यापारियों ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद ही डीएम के आदेश पर ई पास की सुविधा दी जाने लगी। ई पास बनाने का जिम्मा एडीएम FR के पास था, जहां पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। पास बनवाने के नाम पर यहां ठगी का लंबा खेल चल रहा था। शिकायत के बाद जांच में जब ठगी का वास्तविक मामला सामने आया तो एडीएम FR ने तत्काल शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जितने भी पुराने सिपह सालार एडीएम FR कार्यालय में काम कर रहे थे, उन सभी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑफिस के निचले कर्मचारी से लेकर कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। बावजूद इसके कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराकर मामले से अधिकारी पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। रायबरेली से पंकज सिंह, ABP गंगा। वो जब छोटा था तभी से उसके मोहल्ले में रहने वाला एक परिवार उसे प्यार करता था और उसे अपने घर पर रखता था। वक्त बीतने के साथ उसे वहीं पर घर की जिम्मेदारी भी मिल गई। करीब 20 से 25 साल का भरोसा था उस पर सभी को, लेकिन एक दिन उसने एक साथ 2 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें भरोसे का भी कत्ल हो गया। कैसे, आप खुद ही देखिए। ये तस्वीर उर्मिला देवी की है, जो अब जिंदा नहीं है। उर्मिला देवी की बीती रात लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई।
वारदात को अंजाम उनके घर के अंदर ही दिया गया है। कई साल पहले जब पति की मौत हो गई तो बिजनौर की रहने वाली उर्मिला देवी घर के कामों के लिए नौकर राजकुमार पर निर्भर रहने लगी। सालों से घर का काम संभाल रहा नौकर ही अब उनका भरोसा था। बीते 20 सालों से राजकुमार इसी घर में काम करता था, लिहाजा उस पर परिजनों का पूरा भरोसा था। उर्मिला देवी के लिए भी वो बेटे से कम नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही भरोसा एक दिन उनकी जान ले लेगा। बिजनौर के नहटौरा थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने घर के अंदर उर्मिला देवी की लाश पड़ी होने की जानकारी दी। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और हर रोज घर पर दिखने वाला उनका नौकर राजकुमार गायब था। लोगों के मुताबिक राजकुमार को उर्मिला देवी ने बचपन से पाला था और वही उनकी देखभाल करता था। गांव में आज एक हत्या की सूचना है, पुलिस यहाँ मौके पर आई है। सीओ साहब और हम लोग भी मौके पर आए हैं। देखा गया इस गांव में रहने वाली जो है एक उर्मिला देवी थी, जिनकी जो कि परंपरागत रूप से 20-25 साल से एक व्यक्ति जो उनके साथ रहकर खाना पीना बनाने का सब देखभाल काम करता था। प्रथम दृष्टया उसी के द्वारा जो है बड़ी ब्रूटल निर्मम तरीके से हत्या किया जाना प्रकाश में आया है, जिसमें उसने डंडे से प्रहार करके नशे में आदि होने के कारण उसके द्वारा हत्या किया जाना प्रथम दृष्टया लग रहा है। उसके घर से जो है कुछ कपड़े खून के बरामद हो गए, हालांकि बरामद हो गया है। बाकी जो बॉडी पंचायतनामा पोस्टमार्टम भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके इसमें 2 टीमें पुलिस की बना दी गई हैं, जहां गिरफ्तारी के लिए वो शाम तक हम लोग प्रयास करेंगे इसकी गिरफ्तारी करा दें। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उसी इलाके में रहने वाले आरोपी नौकर के घर भी पहुंची, जहां से पुलिस को खून से सने कपड़े मिले हैं। पुलिस के मुताबिक राजकुमार के बारे में लोगों ने बताया है कि वो नशे का लती था। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नशे के लिए ही उसने उर्मिला देवी का कत्ल किया होगा। आरोपी इसी गांव का रहने वाला आरोपी और जो मृतका क्या काम ही करता था, बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, लेकिन उसमें विश्वास तोड़ते हुए उसका जो है गलत तरीके से फायदा उठाती हुई निर्ममता से हत्या कर दी। सर, हत्या का क्या कारण हो सकता है? कारण प्रथम दृष्टया कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा है नशे में आदि हो गए, कुछ पैसे आदि मांगे होंगे, पैसे ना देने के कारण ही हत्या लग रही है। क्योंकि घर का सारा सामान सुरक्षित है, कोई भी सामान नहीं गया है, कोई लूट की वारदात नहीं है, किसी तरह की नहीं, सिर्फ जो है मात्र नशे में होने के कारण थोड़े से लालच के कारण हत्या की जाना पसंद हो रही है। देर सवेर पुलिस नौकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लेगी और कत्ल की असली वजह भी सामने आ जाएगी। लेकिन राजकुमार की इस हरकत ने सिर्फ उर्मिला देवी का ही कत्ल नहीं किया है, बल्कि उस भरोसे का भी किया है जो उर्मिला देवी राजकुमार पर करती है। बिजनौर से सरफराज खान, एबीपी गंगा। हाई अलर्ट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप रहिए कोरोना और क्राइम के खिलाफ अलर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।